Good morning students and my dear friends. Today is 29th of December 2023 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज इफ यू वांट लाइट टू कम इनटू योर लाइफ यू नीड टू स्टैंड वेयर इट इज शाइनिंग। और आज के मिंट पेपर की ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स ही कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। आरबीआई फ्लैग्स राइजिंग रिस्क इन कंज्यूमर लेंड। अभी रीसेंट एनालिसिस में हमने आरबीआई की ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट डिस्कस करी थी। अब आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी पब्लिश हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से इंडियन मार्केट में कंज्यूमर लेंडिंग इंक्रीज हो रही है उसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कॉशियस अप्रोच जो है वो प्रेजेंट किया है। हालांकि आरबीआई ने ये भी बोला है कि आरबीआई कंटिन्यूअसली विजिलेंट है और जिस तरीके से इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में कंज्यूमर लेंडिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है उसको देखते हुए आरबीआई एक्टिव है और डिसिसिवली किसी भी तरह के रिस्क को कम करने के लिए टाइम टू टाइम मेजर लेती रहेगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर लेंडिंग क्रेडिट ग्रोथ को लेकर के अपने कॉशियस अप्रोच को प्रेजेंट किया है। हालांकि इसके साथ ही साथ आरबीआई इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के भी चल रहा है कि किसी भी तरीके से फंड को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चोक नहीं किया जाएगा। जो फ्लो ऑफ फंड है वो मेंटेन रहेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अर्ली एक्ट करेगी, डिसिसिवली एक्ट करेगी इन ऑर्डर टू मैनेज द रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड कंज्यूमर लेंडिंग नाउ दीज डेज। और ऐसा हम टाइम टू टाइम देख भी रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल सेगमेंट में जिस तरीके से लोन ग्रोथ हो रही है उसको मॉनिटर भी कर रहा है और टाइम टू टाइम कई सारे डिसिसिव एक्शंस भी ले रहे हैं विदाउट इम्पैक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कर्व करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट या एक्सपोजर मैनेजमेंट की कोशिश करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो डेफिनेटली जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो इम्पैक्ट करेगी। भाई क्रेडिट जो ग्रोथ हो रही है वो सैचुरेट नहीं होगी और अगर क्रेडिट ग्रोथ रेट सैचुरेट नहीं होगी, फुलफिल नहीं होगी तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी फॉल करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉल करेगी तो जीडीपी जो है इंडियन इकोनॉमी की वो भी फॉल करेगी। सो दैट इज़ वाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और अदर जो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं उस पर कंप्लीटली डिसिसिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टाइम टू टाइम मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, लेकिन किसी भी तरीके से फ्लो ऑफ फंड को नहीं रोका जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस सिंस कोविड ऑनसेट इन स्टीयरिंग द इकोनॉमी। और हम देख सकते हैं कितना ग्रॉस एनपीए रेशियो रहा है और कितना ग्रॉस एनपीए रेशियो रिटेल लोन सेगमेंट में देखने को मिला है, स्पेशली इन बैंक्स। रिटेल लोन सेगमेंट में जो छोटे छोटे कंज्यूमर्स होते हैं और स्पेशली इस तरह का जो लोन है, अगर हम देखें रिटेल लोन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूट करता है अनसिक्योर्ड। और अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के रिस्क वेट को चेंज भी किया। तो इस तरह के कई सारे मेजर्स जो हैं टाइम टू टाइम आरबीआई ले रही है, जैसे कि बैंक्स का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी मेंटेन रहे और इकोनॉमी में जो क्रेडिट फ्लो, जो फंड फ्लो चल रहा है वो भी मेंटेन है। तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। गवर्नमेंट प्लान्स टू सर्टिफाई ट्रेडिशनल डॉक्टर। तो गवर्नमेंट जो है ट्रेडिशनल जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने कोई फॉर्मल एज सच प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन तो नहीं ली है बट उनके पास ट्रीटमेंट की बेसिक हेल्थ केयर की नॉलेज है फ्रॉम देयर प्रीवियस जनरेशन, जैसे कि बात करें स्नेक बाइट, जॉइंटिस, बोन सेटिंग, इस तरह के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं। हालांकि उनके पास कोई ऐसे प्रोफेशनल और प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं होती इस तरह के ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे गाँव में और सिटीज़ में इस तरह के कई सारे प्रैक्टिशनर्स अवेलेबल हैं। तो गवर्नमेंट जो है अब इस तरह के प्रैक्टिशनर्स को, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को सर्टिफाई करने का प्लान कर रही है। अगर उनके पास एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है और ऐसी कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन या फॉर्मल डिग्री नहीं है, लेकिन उनका सोशल एक्सेप्टेंस है, उनके पास पेशेंट आते हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो इस एस्पेक्ट को कंसीडर करेगी। तो गवर्नमेंट थ्रू इट्स ऑटोनॉमस सर्टिफिकेशन बॉडी दैट इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू सर्टिफाई दीज टाइप्स ऑफ पीपल। और जो भी सर्टिफिकेशन होगा ये रिक्वायर्ड स्किल्स और कॉम्पिटेंसी के बेस पर होगा जिस प्रोफेशन को वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो प्रोफेशन में जो स्किल्स और कॉम्पिटेंसी रिक्वायर है अगर वो इस इंडिविजुअल में है, भले ही उसके पास कोई फॉर्मल डिग्री या फॉर्मल क्वालिफिकेशन ना हो, गवर्नमेंट इस तरह के सर्टिफिकेशन को प्लान कर रही है। रीजन क्या है? Why government is actually planning for certifying these traditional community healthcare practitioners?
सीधी सी बात है, गवर्नमेंट चाह रही है कि जो हिडन वे में चल रहा है, इलीगल जो चल रहा है, उसको पहले तो लीगल किया जाए, लाइमलाइट में लाया जाए, और इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं उनको वैलिडेट कर दीजिए। अगर आपको कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो कि आपको लग रहा है कि लीगल नहीं लेकिन फिर भी इकॉनमी में हो रही है, तो बेटर टू लीगलाइज इट, वैलिडेट इट, सो दैट आइडेंटिफिकेशन विल बी ईजी। तो पहला तो पर्पस गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट इस तरह की प्रैक्टिसेस को लीगलाइज करना चाह रही है। इसके बाद गवर्नमेंट का ये भी एक मोटिव है कि इस तरह के जो प्रैक्टिशनर कहीं ना कहीं से तो उनके पास पेशेंट आ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनकी सोशल एक्सेप्टेंस है ही, और उनकी इनकम भी हो रही है, तो डेफिनेटली उनकी इनकम को भी लाइमलाइट में लाना है, उनकी इनकम को इंक्रीज करना, इस तरह के प्रैक्टिसेस को वैलिडेट करना, जैसे कि ये जो नॉलेज है ये भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो कई सारे पर्पस हैं इसके। हालांकि ऑफिशियल्स जो हैं वो अभी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हैं, और इंडिया जैसे कंट्री जहां पर ऑलरेडी डॉक्टर्स की, स्पेशली फिजिशियंस हों चाहे साइकेट्रिस्ट हों, इन सब की बहुत ज़्यादा हमें शॉर्टेज देखने को मिलती है, स्पेशली इन केस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड मॉडर्न हेल्थ केयर सर्विसेज। तो प्रैक्टिशनर्स के काउंट भी इंक्रीज होंगे। अगर आप सर्टिफाई कर देंगे, दे विल ओपनली कम अप और अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे, तो डेफिनेटली जो प्रैक्टिशनर्स का गैप है वो भी फुलफिल हो जाएगा थ्रू दीज ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज और ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस, स्पेशली फॉर दीज टाइप्स ऑफ स्मॉल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को लेकर के जो गैप है हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड सेक्टर में, हेल्थ केयर सर्विसेज में, उसको भी जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है उसको भी इंप्रूव किया जा सकेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस समय डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो है 1:834 है, दैट इज बेटर देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, दैट इज 1:1000। और आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू गवर्नमेंट ऑलरेडी इस तरह के जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश पिछले कई टाइम से करती है, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। हालांकि एक्सेप्टेंस को लेकर के अगर हम बात करें इन सारे ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस के और ट्रीटमेंट के एक्सेप्टेंस को लेकर के वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, लेकिन फिलहाल इंडिया में हम सभी जानते हैं कि ये एक्टिवली इस तरह की जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं ये प्रैक्टिस करी जाती हैं। तो वाई नॉट टू सर्टिफाई एंड legalize it। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिनट पेपर, क्लेम प्रोसीजर स्लो ऑटो PLI। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए लाई गई थी पिछले 2-3 साल पहले, उसमें जो स्पीड है PLI में, जो इंसेंटिव डिसबर्समेंट की स्कीम है, जो क्लेम डिसबर्समेंट की स्कीम है, उसमें हमें ब्रेक देखने को मिल रहा है, उसमें हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। रीजन बिहाइंड लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द प्रोसेस टू अप्लाई फॉर सब्सिडी। क्यों ये PLI स्कीम गवर्नमेंट लाई थी हम सभी जानते हैं। ईवी सेगमेंट में या बोलते हैं ऑटोमोबाइल में ईवी के पेनिट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये PLI स्कीम लाई थी। हालांकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, फेम के साथ ये स्कीम लाई गई थी, फेम के साथ ये स्कीम लाई गई थी, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करके एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहती थी। तो कई सारे इसमें सब्सिडीज, इंसेंटिव्स जो थे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन अगर हम देखें तो जो सब्सिडी एप्लीकेशंस है, जो सब्सिडी डिसबर्समेंट है, उसकी स्पीड स्लो हुई है। रीजन इसका ये है कि प्रोसीजर को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। अभी भी गवर्नमेंट जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs को लेकर के वर्क कर रही, किस तरीके से जो कंपनीज हैं PLI, जिन्होंने इंडिया में PLI स्कीम के तहत ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, वो किस तरीके से इंसेंटिव्स और सब्सिडी को क्लेम कर सकती हैं। 2 साल हो चुके हैं जब से ये स्कीम ऑपरेशनल हुई है। हालांकि इसके बावजूद भी जो SOPs हैं वो अभी भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट और फॉर्मुलेट नहीं किए जा चुके हैं। इस पर्टिकुलर SOP के थ्रू ये पता चलेगा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग सेल्स, की सेल हुई कितनी है, उस सेल में कितना एक्सपोर्ट हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। जब तक इस बात की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक इंसेंटिव कैलकुलेट करना डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, अंडरटेकिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है सेल, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट को शोकेस करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए, एंड फॉर दैट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड। और कई सारी एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और इसी पर्टिकुलर कंफ्यूजन की वजह से दिस इज अ सेकेंड टाइम ऑटो PLI स्कीम हैज बीन डीलेड, क्योंकि SOP जो है वो फॉर्मुलेट नहीं हो पा रही फॉर कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। कितना उसमें डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हुआ है, कितना लोकल सब्सटेंस यूज में क्या सेल हुई, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट था। इन सब की वजह से जो क्लेम प्रोसीजर है वो फिर से सेकेंड टाइम इंडिया में ऑटोमोबाइल सेगमेंट में स्लो हो रहा है। और जैसा कि हम सभी ऑलरेडी EV स्कीम में भी फेम के तहत देख चुके हैं, यही सेम चैलेंजेस जो हैं वो उसमें भी आ रहे हैं। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम इट। GQG fetches 28% of FPI inflow in 2023. So Rajiv Jain led GQG partners have accounted for more than
a fourth of entire net foreign portfolio investment inflow in India 2023। तो अगर इंडिया में हम टोटल एफपीआई इनफ्लो देखें अभी तक का इस कैलेंडर ईयर का 2023 में जितना भी एफपीआई इनफ्लो हुआ है उसका 28% जो है वो जीक्यूजी अकाउंट करती है, और उसके टोटल का इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा 80% जो इन्वेस्टमेंट गया है दैट इज गॉन टू अडानी ग्रुप और रेस्ट अदर 5 लिस्टेड कंपनीज। तो जीक्यूजी ने टोटल एफपीआई का 28% अकाउंट किया है, और इसमें से मेजरली जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है दैट इज इन अडानी पावर कंपनी एंड अदर 5 लिस्टेड कंपनी। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट रहा जीक्यूजी का इंडिया में इस साल वो अप्रॉक्सीमेटली 44,935 करोड़ रहा, और मेजर इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप की कंपनीज में देखने को मिला, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी as per the recent data। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया में impose 50% export duty on molasses। So central government is considering imposing the 50% duty on the export of molasses। सिंपली गवर्नमेंट मोलासेस के एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना चाह रही है। रीजन बिहाइंड क्यों डिस्करेज करना चाह रही है? गवर्नमेंट चाह रही है कि जो एथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर के जो इंडिया में जो टारगेट है वो पहले मीट आउट हो, जिससे पहले कि हम एक्सपोर्ट करें। और हम सभी जानते हैं शुगर प्रोडक्शन को लेकर के ऑलरेडी हमारे यहाँ जो फोरकास्ट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इस बार इंडिया में शुगर ईयर में जो प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करेगा। तो शुगर सिरप को लेकर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन कर दिया है कि जो शुगर है उसको या शुगर सिरप को किसी भी तरह के एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज नहीं किया जाएगा, उसका यूज रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इस शुगर ईयर में। और इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि जो कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उनका एक्सपोर्ट हो, और एक्सपोर्ट के बाद उनकी डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो इंटरप्ट हो। एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग दिस 50% ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ मोलासेस, जिससे कि जो क्लीनर और ग्रीनर और मोर एफिशिएंट एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का टारगेट है वो अचीव हो जाए। एंड for your kind information, India is world largest molasses exporter, contributing approximately 25% of global trade। 25% जो ग्लोबल ट्रेड होता है मोलासेस का, उसका 25% जो टोटल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है मोलासेस का, उसका 25% केवल इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इंडिया जैसे कंट्री अगर इतनी बड़ी ड्यूटी लगाने जा रहा है, इतनी हैवी ड्यूटी इम्पोज करने जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमें इंटरनेशनल मोलासेस के प्राइसेस पर, सप्लाई पर देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसके साथ ही पेज नंबर 4 पर दिए हुए आर्टिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे जो कि आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से ही रिलेटेड है। तो फ्रंट पेज पर यह आर्टिकल कवर किया गया है, बैंक्स टू रिटेन वेल कैपिटलाइज इवन अंडर। अगर आपने कल की न्यूज़ सुनी है तो आपने ये भी सुना होगा कि हमने जो ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट डिस्कस करी थी उसमें ये भी डिस्कस किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि बैंक्स जो हैं वो इसमें अपने गुड पोजीशन पर हैं, उनकी जो फाइनेंशियल साउंडनेस अच्छी है, दे आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर गुड बिकॉज ऑफ लेस प्रोविजनिंग, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक्स को कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी हमने रिसेंटली ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट में आरबीआई के डिस्कस किया था। अब ये जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, कल पब्लिश हुई, जहाँ कौन सी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि बैंक्स टू रिमेन वेल कैपिटलाइज इवन अंडर स्ट्रेस। क्योंकि जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, तो जो एक्सपर्ट्स हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मे बी फ्यूचर में जो एनपीए है वो इंक्रीज हो, जो स्ट्रेस असेट्स हैं उनका रेशियो इंक्रीज हो। तो उसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि भले ही कितना भी रिस्क हो, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम बैंक्स की सिचुएशन देखें, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को देखें, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है रेजिलिएंट है, अच्छा खासा कैपिटल है बैंक्स के पास इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब दैट पर्टिकुलर रिस्क इन फ्यूचर। और अगर हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम के एनपीए की बात करें, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की बात करें, तो एनपीए जो है वो अपने रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया 0.8। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत बढ़िया है, 16.6% है बाय द एंड ऑफ सितंबर। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो हमें एनएनपीए में डिक्रीज देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लोअर प्रोविजनिंग। बैंक्स जो हैं वो अपने लोन के अगेंस्ट लोअर प्रोविजनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है और एनपीए जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसको लेकर के आरबीआई ने क्लियर बोल दिया है कि स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट जो है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का वो ये इंडिकेट करता है कि बैंक्स आर वेल कैपिटलाइज, उनके पास सफिशिएंट कैपिटल है स्ट्रेस असेट्स को मैनेज करने के लिए, भले ही कितने भी माइक्रो इकोनॉमिक शॉक्स हमें फ्यूचर में देखने को मिले।
हालांकि इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी इज ब्रॉड बेस्ड और बैंक्स को ट्राई करते रहना चाहिए कि भाई अपना जो एसेट क्वालिटी है वो मेंटेन करें। एंड एज पर दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बैड लोन्स फ्रॉम फार्म सेक्टर रिमेन हाई एट 7%, जो कि ऑलमोस्ट लगभग सभी सिनेरियो में जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में आता है और हाई ही रहता है, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एनपीए बैड लोन का जो रेशियो है वो। ओवरऑल रिटेल रूरल सेगमेंट में जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई, जो कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इस समय इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम एसेट क्वालिटी देखें रिटेल लोन सेगमेंट में तो वो इम्प्रूव हुई है। हालांकि देयर हैज़ बीन मार्जिनल इम्पेयरमेंट इन क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। तो लेट अस सी कि आरबीआई ने अपनी क्या क्या कैलकुलेशंस करी हैं, फ्यूचर में हमें उसका इम्पैक्ट देखने को डेफिनेटली मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो कि अपने रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। अंडर बेसलाइन रेशियो ग्रॉस एनपीए रेशियो में इंप्रूव 3.1% बाई सितंबर। और रिटेल लोन कैटेगरी में जिस तरीके से रिस्क वेट को आरबीआई ने मॉडिफाई किया, उससे भी बैंक्स को अपना जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है और जो अपना रिस्क एक्सपोजर है वो मेंटेन करने में हेल्प मिलेगा। अब इसी के साथ पेज नंबर 4 पर भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से ही रिलेटेड न्यूज़ है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। दास कमिटेड टू डिसीजिव एक्शंस टू प्रिवेंट रिस्क बिल्डअप। ये न्यूज़ हमने ऑलरेडी मिंट में कवर करी है, जहां पर आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने बोला है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो अलर्ट है, कमिटेड है टू एक्ट अर्ली एंड डिसिसिवली टू प्रिवेंट एनी बिल्डअप ऑफ रिस्क। तो आरबीआई कंटिन्यूअसली इंडियन बैंकिंग सेक्टर को मॉनिटर कर रहा है, स्पेशली रिटेल लोन सेगमेंट को। और अगर किसी भी तरह की ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आरबीआई जो है वो अर्ली डिसिसिवली एक्ट करेगा। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं मिनट में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रिटेल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन FNOs रैली इन स्मॉल एंड मिड कैप्स फ्लैग्ड। तो रिसेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट में जिस तरह से हमें स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में रैली देखने को मिल रही है, उसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कंसर्न एक्सप्रेस किया है। और इसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि जिस तरीके से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्मॉल फर्म्स में इक्विटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग में, दैट इज वेरी वेरी कॉशियस और इसको क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर आप पैंडेमिक के बाद से देखें, हमने अगर रेगुलर तो हमने इस एस्पेक्ट को भी कवर किया है कई बार, अगर हम पैंडेमिक के बाद से देखें तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में इंक्रीज हुआ है। और अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, समटाइम अंडरस्टैंडिंग इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। तो उसको लेकर के सेबी ने भी टाइम टू टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कई मेजर्स भी लिए और लेती रहती है सेबी। उसी को लेकर के आरबीआई ने अपना कॉशियस नेचर जो है, अपना जो कंसर्न है वो एक्सप्रेस किया है। आरबीआई के अकॉर्डिंग जिस तरीके से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है स्पेशली स्मॉल फर्म्स और इक्विटी डेरिवेटिव्स में, दैट शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली। और रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं भी हाईलाइट किया कि जो रैली हमें देखने को मिल रही है मिड स्मॉल एंड माइक्रो कैप सेगमेंट में, दैट वाज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द गेन मेड इन बेंचमार्क निफ्टी दिस ईयर। और डेफिनेटली ये मिड स्मॉल और हमें माइक्रो कैप में जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इसका रीजन बिहाइंड इसके यही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। तो उसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो कंसर्न है वो एक्सप्रेस किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। CAR में फॉल अप टू 71 BPS ड्यू टू हायर रिस्क वेट। तो अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्क वेट जो इंक्रीज किया है पर्सनल लोन में और लोन टू नॉन बैंकिंग NBFCs में, उसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 71 BPS मींस 71 बेसिस पॉइंट्स तक डिक्रीज हो सकता है। तो अपने ही डिसीजन को एनालाइज किया, उसके ही इंपैक्ट को एनालाइज किया है आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। और इसमें बोला है कि जो ये रिस्क वेट है इसको एडजस्ट करेंगे, जो कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो है CRAR है, इसको एडजस्ट करने में जो अगर हम करते हैं या बैंक्स करते हैं पर्सनल लोन और लोन टू NBFCs को लेकर, तो उससे बैंक्स का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 71 बेसिस पॉइंट्स तक डिक्रीज हो सकता है और डिक्रीज होकर के अप्रॉक्सीमेटली 16% तक पहुंच सकता है। हालांकि एक एवरेज कैलकुलेशन है बैंक्स और इंस्टीट्यूशन के वाइज, ये जो परसेंटेज है, जो ये 71 BPS का नंबर है, ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, लेकिन एक एवरेज कैलकुलेशन बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ग्लोबल हेडविंड्स
प्राइमरी थ्रेट टू इकोनॉमिक आउट। तो जिस तरीके से ग्लोबल हेडविंड्स, ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशंस हमें देखने को मिल रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो देखने को मिल रहा है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में एक मेजर रिस्क बताया है इंडिया के इकोनॉमिक आउटलुक के लिए। बेसिकली इंडिया के जो अपने खुद के जो इंटरनल मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, ग्लोबल हेडविंड्स, ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशंस हैं, उसका इंपैक्ट इंडिया पर पड़ेगा और इसीलिए उसको एक प्राइमरी थ्रेट आइडेंटिफाई किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। तो डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सिनेरियो है वो इंडियन इकोनॉमी में लो ग्रोथ को कॉज करेगा, हाई पब्लिक डेट और जियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज जो है वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकती हैं इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। फर्स्ट ट्राई फाइल्स आईपीओ पेपर्स लुक टू रेस 1816 करोड़। तो ब्रेनलेस सोल्यूशन इज गोइंग फॉर इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ के लिए जा रहा है और इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो सबमिट कर दी हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1816 करोड़ का फंड रेस करने की बात हो रही है। तो ब्रेनलेस सॉल्यूशन मींस जो कि firstcry.com ऑपरेट करता है इंडिया में, एक मल्टी चेन रिटेलिंग प्लेटफॉर्म से, किसके लिए? न्यूबॉर्न्स बेबीज और मदर्स के लिए और किड्स के लिए। तो ये कंपनी जो है वो आईपीओ के लिए जा रही है और इसके लिए उसने अपना DRHP, व्हाट इज दिस DRHP, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये फाइल कर दिया। इसका फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो सेबी में ये DRHP फाइल कर दिया गया है। पुणे बेस्ड जो यूनिकॉर्न है वो फिलहाल के लिए इतना अमाउंट रेज करेगी, ऐसा अभी इंफॉर्मेशन है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ऑफ द कंपनी। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। क्यों ये फंड रेज किया जा रहा है? कंपनी इज लुकिंग फॉर मोर एक्विजिशंस एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और उसी के लिए ये फंड जो है वो यूज किया जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जोमैटो गेट्स ₹402 करोड़ जीएसटी नोटिस ओवर डिलीवरी फी। तो फूड डिलीवरी मेजर जोमैटो को अप्रॉक्सीमेटली 401.7 करोड़ का शो कॉज नोटिस मिला है। कहां से मिला है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, DGGI ने जीएसटी का नोटिस सेंड किया है। किस लिए सेंड किया है? फॉर अनपेड टैक्सेस। और किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर अनपेड है टैक्स? डिलीवरी फीस, डिलीवरी चार्जेस जो कि जोमैटो कस्टमर से कलेक्ट करता है, उस पर जोमैटो ने जीएसटी पे नहीं किया है। अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ का जीएसटी जो है वो अनपेड है। हालांकि कंपनी का ये कहना है कंपनी इस तरह किसी भी पेनाल्टी को पे करने के लिए लायबल नहीं है, as the amount collected from the consumer is on behalf of the delivery partners during the referred period। तो किस पीरियड के लिए कैलकुलेशन, कितने पीरियड के लिए कैलकुलेशन किया गया है? तो हम देखें अक्टूबर 29 से लेकर के 2019 से लेकर मार्च 31, 2022 तक का कैलकुलेशन है और उसको लेकर के फिलहाल जोमैटो जो है वो मना कर रहा है कि जोमैटो लायबल नहीं है किसी भी तरह की जीएसटी को पे करने के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नेशनल ई कॉम पॉलिसी इन फाइनल स्टेज, गोयल। तो कंज्यूमर और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हमारे हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने थर्सडे को बोला है कि जो प्रपोज्ड नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी है वो अपनी फाइनल स्टेज पर है। बहुत टाइम से इसका फॉर्मुलेशन चल रहा था ई कॉमर्स पॉलिसी और इसको लेकर इंडिया में जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं वो वेट भी कर रही हैं। तो फिलहाल के लिए जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने बोल दिया कि फाइनलाइजेशन की स्टेज में है और बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऐड ऑन किया जा रहा है वो ये है कि जो RODTEP जो स्कीम है उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट में। तो जो ई कॉमर्स पॉलिसी आ रही है उसमें, जो ई कॉम पॉलिसी आ रही है उसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन के एंगल को भी डाला गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो एक्सपोर्ट किया जाएगा, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, उनको भी इस पर्टिकुलर RODTEP की स्कीम के तहत उनको भी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। RODTEP मींस रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। इसका एक सेपरेट वीडियो आपको डिस्क्राइब सेक्शन में इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो फाइनल स्टेज में है, बहुत जल्दी हमें ई कॉमर्स पॉलिसी देखने को मिल सकती है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ₹14 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इन वर्क फॉर रेल ओवरऑल। तो ये एक इंटरव्यू है, पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। किसका इंटरव्यू है? हमारे जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनका इंटरव्यू है। और हम सभी जानते हैं ये इंटरव्यू किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर कवर है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन रेलवे सेक्टर। तो अगर गवर्नमेंट की बात करें, करंट पोजीशन गवर्नमेंट की देखें तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड ग्रोथ को प्रमोट करना चाहिए आफ्टर कोविड-19। और गवर्नमेंट का अप्रोच है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड जो ग्रोथ होती है वो उसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होते हैं और किसी भी इकोनॉमी के लिए
लिए वो एक ग्रोथ बहुत अच्छी मानी जाती है। और इस पर्टिकुलर कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड पुश फॉर ग्रोथ में जो इंडियन रेलवे है वो एक सेंटर पॉइंट है, और उसी को लेकर के जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि अपकमिंग टाइम में इंडियन रेलवे कितना इन्वेस्ट करेगी, कहाँ कहाँ हमें इंडियन रेलवे में ओवरऑल चेंजेस देखने को मिलेंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा, ये सारे एस्पेक्ट को लेकर के इंटरव्यू है। अगर आप किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अपकमिंग टाइम में जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसका क्या प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। तो अप्रॉक्सीमेटली 14 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करी जा रही है रेलवे को कंप्लीटली चेंज करने के लिए। कई सारे स्टेशंस जो हैं वो रीडेवलप किए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स रीडेवलप किए जा रहे हैं, रेल ट्रैक्स डेवलप किए जा रहे हैं, नए रेल ट्रैक्स का टेक्नोलॉजी का जो है वो एक्विजिशंस हो रहा है। तो कई सारे मल्टीपल जो काम है, मेजर्स हैं, वो इंडियन रेलवे ले रही है इन ऑर्डर टू चेंज द और इन ऑर्डर टू ओवरऑल द इंडियन रेलवे सिस्टम। तो उसी को लेकर के इंटरव्यू है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you. Have a nice day.